ओके, तो आज बात करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल हमारा टॉपिक है। और क्या होता है सेल? तो देखो बच्चों, सेल होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंटेनर। ठीक है, क्लियर? तो आप मान के चलो कि हमारे पास क्या होता है कि हम लोग करंट को डेवलप कराने के लिए या करंट को फ्लो कराने के लिए केमिकल रिएक्शंस का सहारा भी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ड्राई सेल होते हैं और कई कई प्रकार के सेल होते हैं। लेक्लेंचे सेल है, डेनियल सेल है, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको उसके बेसिक से लेता चलूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जाएगा पोटेंशियल, करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। उसकी केमिकल के ऊपर हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आपको कोई केमिकल के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सिलेबस में उसका कोई ऐसा सच पार्ट हमारे में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हमारा जो पार्ट है वो क्या है कि सेल अगर सीरीज में लगाएंगे तो किस तरीके से करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा, किस तरीके से मिनिमम होगा। ठीक है, यानी कि अब मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, उस टॉर्च के अंदर आपने सेल लगाने हैं, रिमोट है, रिमोट के अंदर सेल लगाने हैं। तो यार सेल किस अरेंजमेंट में लगाएं कि हमारा जो रिमोट है वो चले। ठीक है, सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है। एक सेल हमें मैक्सिमम करंट कब देगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेल इंटरनली रेजिस्ट कितना करेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके लिए हमारे को दो टर्म पढ़नी पड़ेगी। एक इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, एक हमारे को पढ़ना पड़ेगा कि ईएमएफ क्या होता है, एक हमें पढ़ना पड़ेगा कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। तो इनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि केमिकल कंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन और इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन, उसके ऊपर हमारा कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो मिसगाइड नहीं होना है, बात वो पढ़नी है जो हमारे लिए आवश्यक है और जितनी हमारे लिए आवश्यक है। यूं तो ज्ञान तो भैया दुनिया में प्रचुर मात्रा में पता नहीं कहां कहां रखा है, कितना ही ले लो। ठीक है, और वैसे तो मैं एक बात और बताऊं, टू मच ऑफ नॉलेज इज डेंजरस, है ना? टू मच ऑफ नॉलेज इज डेंजरस। इस बात को समझ के चलो। कैसे? तुम्हें पता लग जाए तुम्हारे बॉयफ्रेंड के कोई और लाइन मार रही है, दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे रिश्ते में। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ, बोला कोई और लड़की से बात कर रही है, तो आपका अच्छा वाला रिलेशनशिप चल रहा था, उसमें आग कहां से लगी? इंफॉर्मेशन से लगी कि नहीं लगी? हाँ, आजकल के जनजियो में ये काफी हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? हो रहा है। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक कपल है, अब वो कोई लड़की है। अब भाई लड़की अगर मान लो किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑफिस में अगर जाती है, उसके ऑब्वियसली बात है वहां पर और लड़के भी होंगे। कोई अगर उसको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर दे और वो उसने देख लिया, जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, फियांसी है, कोई भी है, तो उसको तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा जैसे कि देगी बिरिज का तड़का अनुफड़का, उसका तो वो काम हो जाएगा। तो चाहे वहां कुछ भी ना हो, वो एक सिंपल जनरल टेक्स्ट हो। तो इसलिए मैंने क्या बताया है कि टू मच ऑफ नॉलेज इज डेंजरस। तो इसलिए जो है ना, अपने ज्ञान को काबू में करो। ना तो तुम कृष्ण हो और ना तुम अर्जुन हो कि तुम्हें पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो ये बात मैंने क्यों बोली है? ये बात मैंने इसलिए बोली है कि मिसगाइडेंस का जोर बहुत है। पता नहीं क्या क्या बता देते हैं नॉलेज के नाम पे। बोला हाँ ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। अरे क्यों सीख लो भाई, जो जरूरत ही नहीं है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, और तुम कितना सीखोगे? यूं तो तुम रॉकेट साइंस भी सीख लो, ठीक है, यूं तो तुम इंसान का हार्ट का ऑपरेशन करना सीख लो। लेकिन वही बात है, जो इंसान रॉकेट साइंस सीखेगा वो हार्ट का ऑपरेशन करना थोड़ी सीख पाएगा। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना दोनों में। तो इसीलिए जो है आपका जो
विजन है, जो कंसंट्रेशन है, वो ऐसे होना चाहिए, यूं पिन फोकस्ड, यूं नहीं होना चाहिए यहां क्या है यहां क्या है। ठीक है ना, ये नहीं है कि रोड पे जो भी लड़की जा रही है उसको देखते ही उसको घर तक छोड़ के आ रहे हो, ऐसा नहीं है, इतने इन्फॉर्मेटिव ना हो। चलो समझ में आई बात। चलो, तो सेल क्या होता है? सेल एक अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है। मेनली इसमें जैसे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, इस तरीके के होते हैं ये। फिर इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोड हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड, एनोड कैथोड की कैटेगरी हमने पढ़नी ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक केमिकल, हाँ, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्रिएट करेगा जिससे कि आयन सेपरेट होंगे। वो पॉजिटिव आयंस, जो जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन डेवलप हो गया वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव आयंस डेवलप हो गए वो नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, सेल का जो है बच्चों सिंबल कैसा होता है? सिंबल होता है इस प्रकार का। सो दिस इज ए सेल, दिस इज क्या है? सेल। ओके, अब सेल में, सेल हमेशा क्या करता है? इट इज सोर्स ऑफ डीसी ओनली, सोर्स ऑफ डीसी ओनली, ठीक है। यानी कि डीसी का मतलब ये क्या है? ये आपको स्टडी करंट देगा। इट प्रोवाइड ओनली स्टडी करंट, इसको मत मान लेना, ठीक है। तो इट प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल, ये क्या देगा आपको? कांस्टेंट पोटेंशियल देगा। सेल आपको क्या देता है? कांस्टेंट पोटेंशियल, जैसे 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। तो उस प्रकार से ये आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स देगा, ठीक। और सेल में क्या खासियत होता है? अब देखो, सेल के हमारे इसमें 3 टर्मिनोलॉजी आती है। एक आती है ईएमएफ, एक आता है टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है, और भाई बच्चों एक आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको स्मॉल आर से लिखते हैं, इसको वी से लिखते हैं, और इसको ई से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी 3 टर्मिनोलॉजी इसमें सीखने को मिलेगी। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है, ये भी वोल्टेज है। कब है? ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। क्या है? ईएमएफ, हाँ, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब क्या है? जब सर्किट में करंट, हाँ, नहीं हो रहा है। यानी कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, आपने डायरेक्ट उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, अब आपने जो वोल्टेज मेजर कर दी वो ईएमएफ है। वो सेल है, उस सेल से आपने एक बल्ब जला लिया, अब आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, अब टर्मिनल पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई? सही है ना। ईएमएफ जो है, चलो मैं लिख देता हूं, ईएमएफ, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। खासियत के क्या है? इट इज नॉट एग्जैक्टली फोर्स, ये एग्जैक्टली फोर्स नहीं है ये। तो क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट होती है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। इट इज वोल्टेज ऑफ सेल, यानी कि वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि भाई ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसको मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा, यहां मैंने ये स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है। ये क्या है? ओपन स्विच, ओके। ये है रजिस्टर, और इसके अक्रॉस मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, ऐसे, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो अब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ना इस ओपन स्विच में, यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या है?
जिसको हम लोग अपने सर्किट में रेजिस्टेंस बोलते हैं वो क्या होता है बेसिकली? अरे यार, जिसको हम लोग सिंपली रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है वो? सोचो, आप भी सोचो। आपसे भी पूछा जा रहा है कि जिसको हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बोलते रहते हैं, प्रैक्टिकली वो क्या चीजें हो सकती है? अरे यार, कोई भी सर्किट ले लो ना, सब रेजिस्टेंस है। काय रिमोट है, रिमोट भी रेजिस्टेंस है। एक बैटरी जला रहे हो, सॉरी टॉर्च है आपके पास, टॉर्च में आपने सेल लगाया, वो जली, वो भी रेजिस्टेंस है। फोन है, फोन में बैटरी है, उसको आपने जो पूरा फोन का जो सर्किट है वो भी रेजिस्टेंस है। नहीं, सेल का तो काम ही करंट पहुंचाना है। मैंने पूछा रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक डिवाइस है जो उससे कनेक्ट है, जो कि उसकी एनर्जी, जो उसके करंट को यूज कर रहा है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? वो डिवाइस है। यानी कि बल्ब भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब मान लो जैसे कि आपके घर में गीजर है, सुनो रे, गीजर है, मान लीजिए कि एक गीजर है, गीजर को आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, ठीक है, तो गीजर आपका एक रजिस्टर बन गया। घर में प्रेस है, वो भी रजिस्टर है, ठीक है ना? तो जो भी आपका कंज्यूम कर रहा है, जो भी आपका उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उस करंट को जो कंज्यूम कर रहा है, वो रजिस्टर है। तो इसलिए अब हम ये थोड़ी लगाएंगे कि कंसीडर ए बल्ब इज कनेक्टेड, हर बार बल्ब थोड़ी लगाओगे। वो तो 10वीं क्लास के करंट वाले चैप्टर में पढ़ के आ गए तुम। बात समझ आ गई? तो सिंप्लीफाई करो चीजों को। तो ये क्या है? रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब कोई भी बल्ब हो सकता है, हीटर एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी लगा दो, ठीक है। अब देखो, जब ये बल्ब है, अरे सुनो ना इधर, ये बल्ब है, अब ये स्विच ओपन है, ओपन स्विच में क्या है? ये जलेगा नहीं। जब ये बल्ब नहीं जल रहा और उस समय पर जब आप इससे वोल्ट मीटर लगा के इसकी वोल्टेज नाप रहे हो, तो वो ईएमएफ है। आपने दुकान से ये सेल खरीदा, इसके वोल्ट मीटर लगा के नाप लिया कितना है वोल्टेज इसका, वो ईएमएफ है। वो अलग आएगी सेल की, क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो अब ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, ये एक्सटर्नल है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का बढ़ गया ना। तो बढ़ गया तो इसका मतलब वोल्टेज कम हो जाएगी, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर के फॉर्मूले से, R प्लस आर हो जाएगा। तो जब अगर मान लो हमारे पास फॉर्मूला ये बन रहा है, EMF इज इक्वल टू आई अपॉन आर प्लस आर, वोल्टेज है ये, मैं कह रहा हूं यार ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बन गया ना। अब ये आई अपॉन आर प्लस आर क्या है? ये रेजिस्टेंस ज्यादा बन गया, इससे ज्यादा बन गया ना। तो जब ये रेजिस्टेंस ज्यादा बन गया, एक तो कंडीशन इसको याद रखना, दूसरी कंडीशन क्या है कि मैंने ओपन सर्किट कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस तो जीरो हो गया, तो उस समय पर वैल्यू क्या हो गई? आई अपॉन आर हो गई। तो ये जो आई अपॉन आर है ना, ये वाली, दैट इज ईएमएफ। कि आप उससे बल्ब नहीं जला रहे हो, बस उसकी वोल्टेज नाप ली आपने वोल्टमीटर लगा करके। सिंपल सी बात है यार, दिमाग में बैठा लो, इसमें इतना कंफ्यूजन काहे गए? सारी भसड़ मचा दी तुम्हारे स्कूल वाले ने और उसने केमिस्ट्री ने। सच बात है, ये तुम्हारा दिमाग घुमा के रख दिया। हाँ के ना? पता है मुझे। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी सुन के आ गए, एक स्कूल वाले ने सुना दी, तुम्हारा कंफ्यूजन कर दिया। अब तुम्हारे को ये सिंपल सी बात तुम्हारे भेजे में ना घुस रही। इसलिए कहता हूं मैं, ज्यादा ज्ञान दुखदाई होता है। तुमने ज्यादा ज्ञान ले लिया, ठीक है। आजकल के जेनजीओ की दिक्कत यही है, तुम्हारे पास ज्ञान तो एआई से भी भरपूर है, यूट्यूब से भी है, गूगल से भी है, हर जगह ज्ञान भरा पड़ा है। मत लो, नहीं आवश्यकता। बॉयकॉट द एक्स्ट्रा नॉलेज, सही बता रहा हूं भाई। अब समझ आ गया ईएमएफ? बोलो बच्चों क्या है, एक बार मेरे साथ, हाँ बताओ तुम लोग।
ये ना वो वाली एनर्जी होती है जो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज। गलत बोल रहा है। तेरे को एक बात नहीं समझ में आई, हिंदी में लिख, स्टेटस लगा, स्टेटस लगा। बोला आज मैंने ईएमएफ सीखा और ईएमएफ सेल का वो पोटेंशियल होता है, हिंदी में लिख, ईएमएफ सेल का वो पोटेंशियल होता है जब सेल से कोई भी बल्ब ना जलाया जा रहा हो, जब सेल से कोई भी बल्ब ना जलाया जा रहा हो, उस समय जो उसकी वैल्यू वोल्ट मीटर रीड करके देगा वो ईएमएफ है। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो ईएमएफ है। बात समझेगे ना? सर अगर ये ऐसे देखें तो उसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो जीरो ही है, काम ही कर रहा है। तू क्यों चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहा है? पहले चीज को समझ। ये सेल है, सुन ले मेरी बात, ये तूने दुकान से खरीदा, मैंने तेरे से पूछा यार इसका ये कितने वोल्ट का है, तू इसको कैसे बताएगा? वोल्ट मीटर लगाएगा, दोनों तार इसके भिड़ा देगा यहां पर लाके वोल्ट मीटर के, अब वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, वो ईएमएफ है। अब समझ गया? बस खत्म बात। सही है ना? अब ये कंडीशन कौन सी थी? अब इस कंडीशन को एनालिसिस करो। इस कंडीशन की खासियत क्या थी? इसके पास ये कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ, तुम्हारी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये कोई काम नहीं कर रहा था, इससे कोई बल्ब नहीं जल रहा था, इसलिए मैंने लिखा है कि जब सेल से कोई बल्ब ना जल रहा हो तो बल्ब थोड़ी जला है। अब मान लो मैंने ये वोल्ट मीटर तो है ही है, मैंने इसके साथ में एक सेल, ये सेल है, ये वोल्ट मीटर है, यहां पर मैंने अब इसमें ये लगा दिया एक बल्ब, अब बल्ब जला। जैसे ही बल्ब जलेगा उसी समय पर वोल्ट मीटर की रीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो जो कम रीडिंग है वो टर्मिनल पोटेंशियल है। अब बात समझ आ गई? घुस गई दिमाग में? बस इस बात को याद रखना, सही है ना? क्या दोबारा बोल, अरे बोल नहीं तो यंत्र आएगा इलाज करने, बुद्धि। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो सोना बाबू अभी दोपहर में घर पे हैं, उनकी चिंता मत करो, ठीक है? तुम उसका यहां से बैठे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने तो मैं हूं। अभी बाबू नहीं है, बाबा है, तो इधर डील करो। हम यहां तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं नया, सिखाएगी वो भी, वो जो सिखाएगी वो अलग चैप्टर है, मैं जो सिखाऊंगा वो अलग चैप्टर है, इंपॉर्टेंस अलग है। हाँ बता, अब कॉन्सेंट्रेट कर। तू बेटे टर्मिनल पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा है, मैंने इसलिए तेरे को ऐसा बोला है। अब बोल। जो टर्मिनल पोटेंशियल था वो एक सेल है, जैसे उसमें हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और फिर ऐसे बल्ब कनेक्ट किया। हाँ बल बोल, बल्ब बोल, कुछ भी बोल, मैं यहाँ करेक्शन एरर ठीक करने नहीं आया, मैं बस सिखाने आया हूँ, मेरी तरफ से चाहे उसको तुम बस। और फिर जो बल्ब जल जाएगा हाँ। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। हाँ इसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। वाह वाह, जबरदस्त। और अगर बल्ब हटा देंगे हाँ। वोल्ट मीटर कनेक्ट रहेगा, वो होगा ईएमएफ। हाँ ये बात अब समझ आया, मजा आया बस। और यार जब तुम लोग ऐसा करते हो ना तो खुशी मिलती है। हाँ मैं किसी को दो बातें सिखा पाया, ईएमएफ और पोटेंशियल। यार स्टूडेंट्स की दिक्कत पता क्या है, वो बहुत जरूरत से ज्यादा ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है ना? क्या ले रहे हैं? जरूरत से ज्यादा ज्ञान ले रहे हैं। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जितना है उसको समेट लो, वही है। जिंदगी तो एक लड़की से भी पूरी हो जाएगी, ठीक है? और ना तो बेटे 101 भी कम है, 102 वाली भी पसंद आएगी, मैं बता रहा हूं मैं तुम्हें। इंसानी फितरत बहुत बहुत खराब है, ठीक है?
या तो तुम्हारा जीवन निर्वाह एक से ही हो जाएगा, या फिर उसके बाद तुम कहीं नहीं रुकोगे, ये याद रखना। तो अरे ना, तू मना कर दे, मैं इसको भी यहीं रोक दूंगा, ठीक है। वो आजकल दुनियादारी में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? हाँ, तो अब मैं ईएमएफ की बात बता रहा था, तो इट इज पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट is drawn from it। बात समझ में आ गई? तो इट इज पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल ऑफ सेल। ये टर्मिनल पोटेंशियल नहीं है, ये मतलब उसके एंड्स का पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। हाँ, ईएमएफ की डेफिनेशन है ये, ठीक है। ठीक है, अगला क्या है? इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। इससे जो ईएमएफ की वैल्यू जो आएगी ना, आपका जो वोल्टमीटर रीड करके देगा, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा लिखो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज थ्रू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन। ये बात समझ आ गई कि जब केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, उस समय पर चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करा जाए वो ईएमएफ है। अब समझ आ गया? ऐसा कैसे हो सकता मैं समझाऊं और समझ में ना आए? है, मैं तो दुनिया को सारी बातें समझा दूं यार, ठीक है। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं चाहूं और मुझे कोई पसंद आ जाए और मैं उसको पटा ना पाऊं, ऐसा कैसे? बस एक बात ध्यान रख लेना, जीवन में मार नहीं खाओगे। देखो, लड़की इस बात से नहीं पटेगी कि तुम क्या हो, लड़की इस बात से पटेगी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इनिशियली आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, उसकी जो वॉइड है। क्योंकि यार देखो, अगर मान लो एक ईंटों का चट्टा है, उसमें से एक ईंट निकाल दो तो खाली जगह बन गई। तो इसका मतलब एक लड़की की जगह में, जीवन में एक खाली जगह है। अच्छा, वो खाली जगह कितनी है, किस साइज की है, वो भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब तुम अगर उसमें इतनी बड़ा एक पत्थर रखना चाहोगे हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो नहीं आएगा, नहीं फिट होगा। बात समझ रहे हो ना? तो वो चीज है, वो जो वाइड है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट शी एग्जैक्टली वांट, ठीक है। बस तुम्हें वही एग्जीक्यूट करना है। कभी भी सक्सेस रेट 99.9%। 0.1 का एरर क्यों आया? वो बेचारी खुद ही अपने घर फंस गई, उसके ऊपर ही अंतर चल गए, ठीक है। तो दिक्कत है, ठीक है। हालांकि मैं यहां पर कोई इस प्रकार का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये हमारे क्लास का एक पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। क्यों? लड़कियां बताएंगी। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ। अब मान लो कोई ऐसे आ रहा है बॉडी बिल्डर टाइप, यो, ठीक है, अगले की माइंड सेट में नहीं है बॉडी बिल्डर टाइप लड़का, नहीं है उसको पसंद,
उसको चाहिए एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, ऐसा इंसान चाहिए जिसको वो अपनी भाषा में कहे केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट, ठीक है, जो उसके साथ बड़े ही सॉफ्टली बात करे। अब कोई हो मुझ जैसा फटा वूफर जो आवाज ऐसी निकाल रहा है, बेचारी बोलते ही डर जाए भाई, वो अब उसके बाद वो चाहे कितना ही केयरिंग अफेक्शनेट लव हो, जीरो ही रिजल्ट आएगा। सही बोला गलत बोला? सही बोला गलत बोला? बस देख लेना बात को, ठीक है। तुम मेरी हर हाँ में हाँ मिलाते हो ना, इससे एक बात और पता लगता है कि तुम कहीं ना कहीं झूठ भी बोल सकते हो। तो अगर कोई बात कॉन्ट्राडिक्टिंग लगे तो उस बात को रखा करो कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ताकि विचारों का आदान प्रदान टू वे होना चाहिए। जब तक आप मेरी बात को काटोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें नई बात कैसे सिखा पाऊंगा कि देखो ये ऐसा है, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं तो बात रखता हूं तजुर्बे आधारित, तुम बात रखोगे इमोशनल आधारित, ठीक है। तो एक्सपीरियंस और इमोशंस दो डायरेक्शन से, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इमोशंस तो कुछ भी करवा सकते हैं ना भाई, इमोशंस तो आदमी को मेट्रो स्टेशन से गुदवा देते हैं, देखा है ना, 22 वर्षीय युवक फलाने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से नीचे लगाई छलांग, आता है ना अखबार में लिखा। तो वो क्या थे, उसके इमोशन ही तो थे। अगर अकल लग जाती, अगर उसकी अकल काम कर जाती और थोड़ा सा अगर वो स्ट्रांग बन जाता उस मूवमेंट पर कूदने से मात्र 2 सेकंड पहले, वो कूदता ही ना, उसकी जान बच जाती। चल मरा भी नहीं, हड्डी तो टूटी, दर्द तो हुआ और फिर मर भी गया, मरने के बाद मजाक उड़ा। हमेशा एक बात याद रखना, सुसाइड वाले इंसान का मरने के बाद इस धरती पे मजाक उड़ता है, हाँ या ना? मान लो अब कोई लड़का है, किसी लड़की के पीछे मर गया, उसने मुझसे बात नहीं करी, आज तेरा भाई जीवन लीला समाप्त। क्या होगा उस भाई का? वो तो चला गया 10-15 दिन में, भाई साहब 6 महीने बाद उसी का उदाहरण देके दुनिया हंसेगी, बोला चला था लैला मजनू बनने, हाँ या ना? तो हमेशा ये याद रखना, जीवन में आत्महत्या करने वाले का मजाक उड़ता है, तो अपना मजाक ऐसा ना हो कि देखो यार, यहां जीते जी तो तुम किसी को दुनिया में जवाब दे जाओगे, कोई तुम्हारा मजाक बना रहा है, तुम उसको मारोगे खींच के मुंह पे, तमीज से बात कर। मरने के बाद यार सोचो ना, तुम्हारी आत्मा का मजाक उड़ रहा है, तो ऐसा घटिया काम क्यों करना है? समझे ना बात को? हाँ, तो ईएमएफ हो गया, क्या हो गया? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल। लिखो, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, it is a driving force, it is a driving force that push the charge through the circuit. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इट इज आइडियल वोल्टेज ऑफ द सेल it is ideal voltage of the cell under the condition when current from the cell is when current taken from the cell is 0। हाँ, जब करंट से हम सेल ही नहीं ले, देखो हम फिजिक्स में हर बात को जीरो बोलते हैं, ठीक है ना, तो करंट टेकन फ्रॉम द सेल इज 0, इस बात का मतलब क्या है? इस बात को हम अपनी आम भाषा में क्या कहेंगे? रख ले अपने पैसे, मुझे ना चाहिए, यही तो बोलेंगे ना। तो जिसको हम ये कहेंगे ना, धर ले अपना करंट, ना चाहिए हमें, तो जब वैल्यू 0 आए, सो दैट इज ईएमएफ, क्या हमें उससे करंट नहीं चाहिए उस समय पर, लेकिन उसकी कितनी क्षमता है देने की, वो ईएमएफ है ना। अब समझ में आ गया भाई? अगला पॉइंट लिखो, when the current flow through the cell
ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell, due to internal resistance of the cell which is offered by electrolyte which is offered by electrolyte। क्या लिखा है एक बार सेंटेंस पूरा पढ़ के बताना। हाँ, द वैल्यू ऑफ कोमा डाल के लिखना आप आगे। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिक्रीजेज स्लाइटली, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिक्रीजेज स्लाइटली and a new value of potential is read by voltmeter, this new value is named as, अब इसका नामकरण कर दिया टर्मिनल पोटेंशियल। अब समझ में आ गया क्या? पढ़ियो एक बार क्या लिखा। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक है, इसको टर्मिनल पोटेंशियल को लिख दो V, टर्मिनल पोटेंशियल को लिख दो V। ठीक है, अच्छा अब लिखो भैया टर्मिनल पोटेंशियल के पॉइंट। वो वाली क्या थी? आइडियल वोल्टेज थी। ये लिखो इट इज एक्चुअल वोल्टेज, it is the actual voltage of the cell, it is the actual voltage of the cell measured when the current is drawn, ब्रैकेट में लिखना टेकन, करंट इज ड्रॉन को ब्रैकेट में लिखना टेकन, when the current is drawn or taken from the cell to the external circuit or resistance, अब समझ में आ गया। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको मैंने क्या नाम दे दिया? अब जो रेजिस्टेंस मैंने यहां बनाया था, अब मैंने इसको किस नाम से रिप्लेस कर दिया? एक्सटर्नल सर्किट नाम दे दिया मैंने। वो कौन सी मूवी थी रे जिसमें वो आदमी का नाम ही सर्किट था? मुन्ना भाई एमबीबीएस है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सही बात है। अच्छा, मुन्ना भाई कभी एमबीबीएस नहीं बन सकते, ठीक है? मुन्ना भाई कभी भी एमबीबीएस, हाँ क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जो डिसिप्लिन चाहिए ना वो एक नेक्स्ट लेवल है, ठीक है? तुम्हें लगता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि जो और तेरी तो हमारे तो इसमें से सभी गायब हो गए, 2 तो हमने लिए थे, 5 थे भैया, एक गायब हो गया, निकाले नहीं। अच्छा एक बात सोचो कि जो तुम चाहे एमबीबीएस करो, तुम चाहे नीट करो, जेई करो, कोई भी कैरियर ऑप्शन हो, अगर आप कमजोर है ना मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, आप नहीं कर पाएंगे। कमजोर इंसान धरती पर सिर्फ और जानवर सिर्फ शोषित किए जाते हैं।
कभी देखा है शेर ने शेर का शिकार कर लिया हो? दो शेर बराबर बैठ सकते हैं, लेकिन एक शेर और एक मर्ग हिरण कभी साथ नहीं बैठ सकते। कारण कमजोर है। क्या है? कमजोर है। अच्छा, अब तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, जो सेल बॉडी का, जो टिश्यू ज्यादा पावरफुल होगा वो उसको खा जाएगा दूसरे को। अगर आपका पैथोजन ज्यादा पावरफुल है तो आपके शरीर को बीमारी दे जाएगा, और आपका शरीर ज्यादा पावरफुल है तो पैथोजन को मार देगा। सही बोला क्या गलत बोला? तो माइक्रो लेवल पे जब ऐसा है तो चीजें तो माइक्रो से ही मैक्रो बनी है। तो ये हमारे सेल के अंदर है कि कमजोर हमेशा मारा जाएगा। अगर वायरस कमजोर है तो वायरस मरा, बॉडी कमजोर है तो बॉडी मरी। जो कमजोर है वही मरा। बॉडी तंदुरुस्त है, हेल्दी है, कुछ होगा ही नहीं, जुकाम भी नहीं होगा। जैसे कोरोना में ठीक भी हो गया रहते हैं। मुझे हुआ कोविड, मुझे हुआ 2 बार हुआ। एक बार को तो भाई साहब ना सिम्टम ना कुछ, और मैं रनिंग कर रहा पार्क में बढ़िया से, मतलब यार उस दिन जो है ना, पता क्या हुआ, मैं रनिंग वनिंग कर रहा सब कुछ, एकदम से दही टूट गई पूरा, एक्सट्रीम लेवल की थकान हो गई। 5 किलोमीटर रनिंग करी, लेकिन 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद जब वार्म अप, जब स्ट्रेचिंग करी, थोड़ा सा और वर्कआउट का, जब कूल डाउन करा ना भाई, कूल डाउन करते करते बॉडी एकदम से पूरी की पूरी ऐसी स्टिफ हो गई कि मुझसे नहीं पार्क से चला भी जाए। और भाई मेरे को अगले 4 घंटे के अंदर फीवर भी आ गया। मैं सही बताऊं, वो फीवर भी आ गया, और मैं भी अगले दिन मैं गया तो भाई उस दिन टेस्ट हुआ नहीं, संडे था, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन मंडे तक मैं ठीक हो चुका था। अब मैं पटक दिया आइसोलेशन में 8 दिन। घर वाले डर रहे और मैं फोन देख रहा, सब चिंतित व्यतीत, और कोरोना हो गया। क्या हो गया कोरोना? मेरे को तो कुछ ना फील हो रहा। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा नाक में गुनगुनाहट सी हो रही थी, तो उसको जो है ऐसे वो कर लिया। लेकिन भाई उस बुखार की ना फीलिंग अलग थी। मतलब मैं बताऊं ना कि अलग ही फील देके गया था बॉडी को, ये बात तो सच है। लेकिन हाँ, कि जो उसने 2 दिन शरीर तोड़ा ना, तसल्ली बख्श, सैटरडे और संडे, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अब तो मैं पहचान लूंगा कि हाँ ये वही है, समझे ना। लेकिन हुआ थोड़ी, मतलब क्या नहीं हुआ। देखो, ऑक्सीजन कभी नहीं गिरी, इन्फ्लेमेशन कभी बॉडी में हुई नहीं। फिर मैं तो थोड़ा साइंटिफिक किस्म का इंसान, मैंने फिर उसके बाद 1.5 साल तक अपने इन्फ्लेमेशन पैरामीटर्स चेक करवाए थे। बहुत पैसा फूका मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि कोविड से इन्फ्लेमेशन होती है और उससे फिर इंसान मरता है। तो अगर आपने इन्फ्लेमेशन बॉडी की काबू रख ली तो आपकी बॉडी ठीक रह जाएगी। तो आई मेक श्योर कि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो। और भाई साहब, मेरी बॉडी में एक भी रिपोर्ट मेरी इन्फ्लेमेशन मार्कर में पॉजिटिव नहीं आई, एक भी, मतलब आउट ऑफ द रेंज नहीं गए मेरे मार्कर। मैंने 4-4 हजार रुपए के टेस्ट कराए थे, अब तो मैं नाम भूल गया, नहीं तो बता भी देता, ठीक है। तो ना ना, नहीं यार, ये बात है 2020-21 की, 4 साल पुरानी, जब कोरोना आया था, ठीक है। ये जब की चीजें हैं। तो 21 में भी हो गया था, फिर कुछ महीने बाद, मतलब साल भर के बाद फिर हो गया दोबारा। फिर पता नहीं हुआ या नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव फिर आ गई। ऐसे खांसी जुकाम सा हुआ, मैं पहुंच गया बालाजी। मैंने कहा जी लो करो टेस्ट भाई, पॉजिटिव। मैं कहा ले भाई। फिर मैंने वो है ना, वो पॉजिटिव मैंने रिपोर्ट किसी को बताई नहीं। मैं तो अपने घर में बच्चों के साथ भी खेलता रहा, मैंने देखी जाएगी जो होगा।
अरे क्यों ड्रामे करने हैं, क्यों मैं यहाँ पर, मैंने देख लिया था ना कि सब बड़े एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा हमारी वाइफ जो है वो फिर लग जाएगी राम 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 राम, मैंने कहा वो यार स्ट्रेस हो जाता है परिवार को अननेसेसरी। होना तो वही है जो होगा ही, फायदे के ड्रामे कुछ ना होते। ठीक है, तो जिंदगी में हमेशा ये बात मान लो, जो कमजोर है वो मारा जाएगा, जो ताकतवर है वो सर्वाइवल कर जाएगा। ठीक है, बस मेरा तो आप लोगों को एक ही कहना है जिंदगी में कि ताकतवर बनो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो IIT जेई करके और IIT के हॉस्टल के अंदर फांसी खा गए। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ही फांसी खा गए। वो पढ़ने में तेज थे, सब कुछ था, लेकिन मानसिक तौर पे कमजोर थे। वो जीवन का स्ट्रेस नहीं झेल पाए। भाई साहब, यहां बहुत भसड़ है इस धरती पे। यहां कोई एक दिमाग में एक बात बैठा लो यार, या कोई किसी का सगा नहीं। मतलब तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, इस लेवल पे सोच लो। और धोखा क्या दे सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास कितनी औलादें, दो। देखो मैं ये बात एक बाप होने के तहत कह रहा हूं, एक बेटा होने के तहत नहीं कह रहा, मैं एक बाप होने के तहत कह रहा हूं। मेरे दो बेटे हैं, मान लो, एक ज्यादा सक्सेसफुल है, एक कम सक्सेसफुल है। ठीक है, एक की बीवी है मेरे लिए पकवान भिन्न भिन्न प्रकार के बनाएगी बुढ़ापे में, एक की है जो मेरे को खा लो जो आपके लिए रखा है। तो जाहिर सी बात है मेरा इंक्लिनेशन किस तरफ जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो यार दूसरे वाला भी तो मैंने बचपन में सेम इंटेंसिटी से पाला है, उसके तो इमोशन सेम है मेरे लिए, बहू के इमोशन सेम नहीं होंगे। तो समय जब बदलेगा तो रिश्ते परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो मैं कहां गया, मैं वहां गया जहां मेरा स्वार्थ ज्यादा सिद्ध हो रहा था, समझे ना। तो इंसान चलता ऐसे ही है, इंसान चलता ऐसे ही है। तो यहां हर रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट है। कोई अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, मतलब ऑन ए पॉजिटिव नोट छोड़ो, ऑन ए पॉजिटिव नोट, कभी भी ना ग्रजेस मत रखो, शिकायतें मत रखो। बोले 140 करोड़ का देश है, भगवान का कसम तुझे मुझसे बेहतर मिले और मुझे तुझसे बेहतर मिले। बोला तू भी खुश मैं भी खुश। बोला तू मुझे भी गोवा के बागा बीच पे मिले, मैं तुझे गोवा के बागा बीच पे मिलूं, हम दूसरे के साथ हो, तू मुझे देख के जड़े मैं तुझे देख के जड़ूं। इससे बेहतर क्या होगा जीवन में। मतलब यार ये देखो ना, ये एटीट्यूड आपके मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है कभी भी है ना किसी के लिए वो मत रखो। नहीं, दोस्तों की एक्सपायरी डेट होती है। एक फिर कहते हैं अरे जिनका हमने साथ दिया था आज वो हमारे बात न्यू कर गए। वो सुना होगा ना तुमने, इस तरीके से बोलते हैं, है जिनकी मारे आगे बैठने की औकात नहीं थी आज वो सर पर चढ़ कर बोल रहे हैं। मतलब इस तरीके की रील्स मैंने काफी देखी हैं। तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई साहब आप मानसिक तौर पे कमजोर हो। जो शिकायत करता है वो कमजोर मिलता है। ठीक है, तो जिंदगी में मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग बनना है और अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि जीवन में कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी, औलाद भी मां बाप भी, बाकी तो सब स्वार्थ के ही रिश्ते हैं। तुम्हें क्या लगता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो दे कंप्लीट ईच अदर? अजी हाँ, कुछ ना है, वो एक दूसरे की पूर्ति अच्छे से कर रहे हैं। सही बता रहा हूं, नहीं तो फिर वो क्यूट हैंडसम वाला लड़का ही क्यों सेलेक्ट करा, उस काले में क्या दोस्त था। वो ही क्यों रखा जिसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे थे, मुझगंजे में क्या दोस्त था। तो यार कहने का मतलब ये है कि मुझकी वर्ड की व्याख्या बताऊं तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा था, मैं उनकी बात कर रहा था जो 24-25 में बेचारे मुझ जैसा जीवन जी रहे होते हैं। मैं उनका दुख दर्द रख रहा था। ठीक है, मैं अपनी व्याख्या नहीं, मैं पर्सनलाइज नहीं हो रहा था। यहां पर क्लैरिटी जरूरी है। तो क्या चीजें होती है, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, बस यही बात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट लिखो। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था रे, एक बार बताना। It is the actual voltage of the cell measured when the current is drawn from the cell to the external circuit or resistor. हाँ, अब लिखो द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, the difference between EMF and terminal potential arises due to internal resistance of cell. ठीक है, the internal resistance causes the decrease in voltage, the internal resistance causes the decrease in voltage, ब्रैकेट में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, within the cell when current flow through it. Flow when current flow, ठीक है, क्लियर। अब लिखो दिस लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये तो खो गया ना, दिस लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अवेलेबल across external circuit. External circuit, ठीक है। अब भैया सेल क्या होते हैं, चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, बात सही है कि नहीं है। अब लिखो चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। अब नहीं, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस लिखो, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड, by the cell, it is the opposition offered by the cell, ब्रैकेट में लिखो प्रिसाइजली इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में लिखो, सेल लिखा ना बाय द सेल, उसके आगे लिखो ब्रैकेट बाय द इलेक्ट्रोलाइट, सेल जो है ना प्रिसाइजली इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल, ब्रैकेट में प्रिसाइजली इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ करंट through it, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट जो अपोज करेगा, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्यों अपोज करेगा, सोचो, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो भैया अगर जब करंट फ्लो होगा तो नेगेटिव आयंस फ्लो करेंगे, तो वो नेगेटिव आयंस, वो पॉजिटिव जो आयन होंगे वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और वो उसको उससे दूर जाना क्यों कह रहे हैं। तो इसी झोलमोल में उनकी कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी। पापा कह रहे हैं बेटा तू उससे शादी मत कर, लड़की कह रही है नहीं मुझे उसी से शादी करनी है, तो झोलमोल फैल गया ना, कुछ एनर्जी लॉस हुई ना, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ड्यूरिंग द लव मैरिज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गर्ल और द बॉय फैमिली टू देयर मैरिज इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को डिक्रीज करता है।
वो डिक्रीज पोटेंशियल क्या होता है, सर्किट में यूज नहीं होता है। इसी प्रकार से लव मैरिज के दौरान जो ये घर की भसड़ होती है, ये दिमाग को खराब करती है, और वो आपके जीवन में वो खराब दिमाग कोई काम नहीं कर पाता है। ठीक है। बाकी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लड़की को जब तक अपने घर वाले ना मान जाए, जब तक लड़की के घर वाले ना मान जाए, लड़की को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। पूछो क्यों? अगर लड़की अपने घर वालों से अगेंस्ट जाकर के शादी करती है, अगर लड़की अपने घर वालों से अगेंस्ट जाके शादी करती है और घर वाले इस बात पे अड़ जाए कि हमसे रिश्ता तोड़ दियो अगर ये ब्याह करना है तो, और लड़की फिर भी ब्याह करती है, लिख लो इस बात को कि उसने अपनी जिंदगी जहन्नुम बना ली है, खत्म कर ली है। पूछो क्यों? तुम्हारे तो हजम नहीं हुई ना ये बात कि लड़का तो इतना लविंग था, केयरिंग था, ये था, वो था, फलाना। वो अभी तक है क्योंकि वो उसके पास नहीं रह रही है। जब वो 24/7 उसके लिए अवेलेबल हो जाएगी ना, और उस लड़की को कोई सपोर्ट नहीं होगी, वो लड़का उसके लिए एक समय पे दरिंदा बनेगा। क्योंकि अगेन फिर से वही थ्योरी काम आएगी, कमजोर वर्सेस ताकतवर, क्योंकि लड़की कमजोर पड़ चुकी है, उसके पास मायके का पक्ष है ही नहीं। लड़की का तो कुछ भी नहीं बचा ना, पीछे सब साफ हो गया। भाई मम्मी पापा ने रिश्ता तोड़ दिया तो बुआ भी रिश्ता तोड़ेगी, मौसी रिश्ता तोड़ेगी, चाचा ताऊ रिश्ता तोड़ेंगे, तो उसकी तो जिंदगी का पिछली पूरी हिस्ट्री डिलीट हो गई ना। तो उसको तो सपोर्ट करने वाला टफ टाइम में कोई बचा ही नहीं। अब लड़की के पास ऑप्शन क्या बचेगा सिवाय कॉम्प्रोमाइज करने के? और कॉम्प्रोमाइज कब तक करेगी, क्योंकि सवाल जिंदगी भर का है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ अ लव मैरिज। तो लड़की को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे। एक बार को उस भाई साहब को बुरा माना लो, बोला देख भाई तू कल को दरिंदा बन जाएगा, मैं कहीं के नहीं रहूंगी, ठीक है। और बोला एज सच अब मेरे पास बहुत ज्यादा सा कुछ है भी नहीं। भाई सीधी सी बात है यार, जब जो लोग शादी तक पहुंच चुके हैं तो अब क्या बचा है? कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, या फिर लड़की खुद ही एक वकील हो, या लड़की खुद ही वकील हो, फिर तो वो उसको घसीट के मार देगी ना, बोला आजा बेटे मैं बताते हूं तेरे को। अगर लड़की एक साधारण, इसलिए मैं कहता हूं लड़कियों को तो लॉ तो जरूर करनी चाहिए, लड़कों को भी करनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के सर फोड़ो। यार एक बात बताओ ना, जीवन में जब राम मंदिर का फैसला कोर्ट कर सकती है तो शादी तो बहुत छोटी सी चीज है जो 500 साल से नहीं बन रहा था। और अब दोनों ही वकील है, मान लो तुम दो हो, तुम्हारी लड़ाई हो गई, ठीक है, एक दूसरे को घुसे मार रहे हो, ठीक है, दोनों के हाथ में एक पिस्तौल दे दी, लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म। पूछो क्यों? पता है अगर बेटा इसको लगी और अगर इसको 1 सेकंड का टाइम मिला तो तू भी खत्म। गलती से अगर पैर पे रख गई, हाँ हमारे पैर पे लगी, हाथ पे लगी, और अगर ये मरने से पहले अगर इसको 1 सेकंड मिल गया तो भागने तुझे भी नहीं देगा, मारेगा तेरे भी। एकदम से गुस्सा शांत भाई साहब, एकदम से गुस्सा शांत, मिलेगा कॉम्प्रोमाइज बिना कहे, ऑन द टेबल, सर्व्ड ऑन द टेबल। और नहीं तो 2 मिनट पहले मरण कटने को हो रहे थे। दिस इज द थ्योरी ऑफ लाइफ, ठीक है। लड़की को वकालत कर लेनी चाहिए, LLB का कोर्स होना चाहिए, और एक एडवोकेट का पेपर होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो पेपर क्लियर कर लेना चाहिए, फिर कहेगा लव मैरिज कर ला। बोला आ तेरे को देख लेंगे, कोई टेंशन ना, तू जो बोलेगा बेटा 1 मिनट में घसीट दूंगी तेरे को। उसको फिर तो वो इतने केसेस जानेगी ना कि उसको पहले तो उसकी नौकरी खा जाएगी।
क्योंकि जो वकील उसको हरास करेगा अब तो वो खुद की वकालत पे है। और लड़के को इसलिए वकालत कर लेनी चाहिए कि बोला मुझे पता है तू क्या क्या टेक्निक अपनाएंगी, तो मेरे केस में जितने लूप होल है सारे पहले ही रख देता हूं। तो लड़की शांत, बोला यार कुछ होगा ही नहीं, साला केस तो कमजोर है। ये तो वही हो गया, जब महाभारत में बोली थी तो तीर सामने से एक तीर आ रहा है, दूसरे तरफ सामने से एक तीर आ तो यार अभी इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम यही तो था। रहा है। पाकिस्तान ने भाई साहब पूरी प्लानिंग कर ली थी इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की। दे ऑलरेडी हैव टारगेटेड अ बैलिस्टिक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल। उनका मन था इस बार, उनका मन था। इंडिया ये बेवकूफ नहीं है जो उनके जो न्यूक्लियर साइट है उस पर बम मारे हैं जाके, ठीक है ना। ये ऐसा ही नहीं था, आप समझ नहीं रहे। जो फरवरी की 7, 8, 9 की रातें थी ना वो बहुत क्रूशियल थी। हमें मजाक लग रही है वो, पता जब लगता जब दिल्ली में आके 2 मिसाइलें गिरती और हॉस्पिटल में जगह न मिलती। सोच के देखो, जस्ट इमेजिन वॉर इज देयर, या मिसाइल आ गई तो तुम्हारे घर के किसी सदस्य के हाथ और पैर उड़ गए, बस शरीर जिंदा है, उसकी आधी बॉडी को ऐसे हाथ में लेके खड़े हो, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। जस्ट इमेजिन दैट, ठीक है। तो ये तो सब कहने की बातें हैं, आपको बता रहा हूं उस समय बहुत बहुत वो सीन था। और अभी भी ये टला नहीं है मामला, ये खत्म अभी नहीं हुआ है। बॉर्डर साइड पे मोटरें चलती रहती है। वो तो अभी भी कुछ ना कुछ तो चलेगा यार, अभी भी होगा, मतलब जैसा भी यार, वो दैट्स नॉट आवर कोर्स। बट मान के चलो ना, सिचुएशन कैसी वर्स हो सकती है। तो लड़कियों को मैं हमेशा यही कहता हूं कि भाई दे शुड नेवर डू दिस। और हर लड़की को और हर लड़के को LLB के कोर्स को कर लेना चाहिए। 3 साल का कोर्स है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि वकील से बड़ा तो कुछ नहीं भाई साहब। देखो तुम्हारे घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है ना चाचा ताऊओं में, तुम्हारे किसी न किसी घर में या किसी रिश्तेदार के आज तक प्रॉपर्टी के लफड़े ना सुलटे होंगे, सुने हैं ना। 2-2 गज पे मरने को ही रहते हैं, 2-2 गज पे। अरे क्या इसको साथ लेके जाओगे? सब्र नहीं होता ना लोगों के, क्या नहीं होता? सब्र नहीं होता। कौन सी प्रॉपर्टी का? जो बाप दादा उसे विरासत में मिली है उसका, जो साली कमाई है उसका भी, मतलब जो कमाई है उसकी तो बात ही छोड़ दो, जो विरासत में मिली है उस पे 2 गज पे मरने को ही रहते हैं, हाँ या ना। तो कब फैसला होगा? कर लो वकालत, आओ। क्योंकि आप अपने केस को अच्छे से जानते हो, आपको पता है लूप होल कहां है और बेनिफिट कहां है, स्ट्रेंथ कहां है, जीत जाओगे, ठीक है ना। जिंदगी में लॉ जरूर करो। अभी देखो जैसे मैं अभी लॉ में जा रहा हूं, ठीक है, अभी मेरा ये कल मेरा पेपर खत्म हो जाएगा लॉ का। ऑप्शन तो अच्छा, मेरे को पता है लोग क्या कह रहे थे, मतलब यार बीटेक करिए, एमटेक क्यों नहीं। मैंने कहा एमटेक तो मैं बीच में छोड़ के आया हूं, मैं सही बता रहा हूँ, 1 साल एमटेक करके बीच में छोड़ के आ गया। मैंने कहा कोई बेनिफिट तो है नहीं यार, काहे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं इसमें, ठीक है, छोड़ दिया। मैं इसका कोई बेनिफिट नहीं। तो चले जाना मेरी उस पे गेट की वेबसाइट पे, ठीक है, जो IIT के गेट की वेबसाइट है ना, वहां मेरा देख लेना, अगर मिल जाए तो रिकॉर्ड कोई पुराना, संदीप नाम से मिलेगा उसमें, मेरा गेट क्लियर्ड है, ठीक है। आज का नहीं बेटे, आज से नहीं, ये बातें आज से 16-17 साल पुरानी है, 2025 आ गया है, 2010-11 की हैं ये बातें, ठीक है। बीच में छोड़ दिया था हमने, मैं इसका कोई ये मीनिंग नहीं है। एमटेक करके भी मुझे फिजिक्स पढ़ानी थी, अब भी वही पढ़ा रहा हूँ, क्या फायदा है, ठीक है। फिर दिल में आई कि यार MBA करें, कि MBA का कुछ सीन बनाया जाए। मैंने कहा वैसे ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन तो MBA का कोई स्कोप नहीं है आजकल, वैसे भी मैंने कहा अब AI आ रहा है तो MBA वाले तो वैसे ही रोड पे आएंगे, इनका कोई वो नहीं है, ठीक है। और मैंने कहा यार एक हमारे अड़ोस पड़ोस में या कहीं पर भी है, अपनी तुम अपनी मार्केट में चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, उनकी 4-4 ब्रांच है, कौन सा उन्होंने MBA कर रखी है? अपने तजुर्बे से धंधा सीखा है। जो इंसान तजुर्बे से धंधा सीखता है उससे वही सबसे बड़ी MBA है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस,
तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कौन सा एमबीए कर रखी है? ठीक है, उसके छोटा भाई तो वैसे ही अनपढ़ है। हाँ, वो तो वैसे ही मतलब वो फर्जी यहाँ इधर उधर से कुछ कर आकर जुगाड़बाजी की डिग्री है, वो पढ़ने में इतना तेज नहीं था। ठीक है, लेकिन देखो कितनी अच्छी मैनेजमेंट है, दे आर रनिंग देयर बिजनेस इन फुल फ्लैज वे। कौन सा एमबीए है? तो एमबीए तो वो होती है जो धंधा सिखाता है, जो धंधा सिखा दे वो एमबीए। ठीक है, फिर क्या बचता है? लॉ। अब करो लॉ। अब लॉ करने का बेनिफिट, भविष्य में देखो हमारी बीवी हम पे तलाक मारे, मार लो, हमें पता है। हमारे भाइयों के झगड़े हों, हालांकि देखो मैं पर्सनल एग्जांपल मतलब ये नहीं कह रहा कि हमारे ऐसा ही है, नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को इमोशंस को स्पाइक करने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी का झगड़ा, उसके अलावा जो है एक किसी रोड रेज हो जाए, थाने में केस पहुंच गया, जिस दिन ये बता दिया भाई साहब मैं तो वकील हूं, पुलिस वाले आपकी तरफ, समझेगा ना? क्योंकि उनको पता है कि अगर बेटा यहां इस केस में फर्जावाड़ी करी, इनसे पैसे लेके अगर कुछ भी करा तो कोर्ट में तुम्हें घसीट देगा, तुम्हारी नौकरी पे बनाएगी। तो पुलिस वाला बन जाता है कि अगली पार्टी से पैसे लेके तुम्हारे खिलाफ कोई भी तुम्हारे केस को कमजोर ना करे, कॉम्प्रोमाइज होने के चांस बढ़ गए, लाइफ स्मूथ होती है। कोई किसी को तुम पैसे दे रहे हो भाई, देख कानून में प्रक्रिया होती है प्रॉपरली। हमारे पैसे मरते क्यों हैं? क्योंकि पैसे का लेन देन कानूनी रूप से ठीक ढंग से करा नहीं जाता। कानून में बकायदा ये है कि किसी से पैसे कैसे लिए जाए, क्या उसका तरीका होना चाहिए, और हर तरीके के अलग अलग होते हैं कि इस वाले तरीके से पैसा ऐसे होगा, इस वाले तरीके से इस तरीके से, और इससे इससे। ठीक है, तो अगर आप किसी से पैसे का लेन देन कर रहे हो तो अगर आप कानूनी प्रक्रिया से चलोगे तो अगर अगला पैसे देने से भी मना कर जाए तो आपका अधिकार बन सकता है कि सेम अमाउंट की आप उसकी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो। देयर इज अ प्रोविजन इन द कोर्ट लॉ। कोई दोस्त तुम्हारे अगर 100 रुपए लेके भागता है तो आप कानून है ना भैया, वो एग्रीमेंट यही तो होता है। हाँ, बैंक कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द प्रोविजन एज पर द इंडियन लॉ। कितना बेनिफिट है यारी दोस्ती 100%। किसी दोस्त ने बोला तुमसे यार 10 लाख रुपए चाहिए, हाँ ले ले, कल एग्रीमेंट बनवा के लाता हूं, दोनों साइन मारेंगे। दोस्त के भी हाथ पैर फूल जाएंगे, बोला साला अगर पैसे लेके भाग गया तो पीछे से प्रॉपर्टी कुर्क करवा देगा ये, तो समझे ना? ऐसा तो आपका हरासमेंट नहीं हो सकता। और ये पता है, ये मेरे दिमाग में लोगों का कहां से घुसा जब राम मंदिर का फैसला हुआ, और मैंने कहा यार तो तगड़ी चीज है, जब इसका फैसला यहां हो सकता है जो इतने सालों से अटका पड़ा था, तो मैंने कहा कहा है भाई हम लिए फिजिक्स करंट वरंट ये वो सब, मैंने कहा ड्रामे है खाम खा के। हाँ, नहीं उसके प्रोविजंस होते हैं अलग अलग। सबसे पहली बात तो लड़की का स्टेटस चेक करा जाता है, लड़की किस स्टेटस में है। फिर इस बात पे डिपेंड करता है लड़की ने दूसरी शादी करी कि नहीं करी। फिर इस बात पे डिपेंड करा जाता है कि लड़की के जो पैसे हैं, जो बच्चा है वो किस कंडीशन में उसके पास है। लॉ ने हमारे को ये दे रखा है कि बच्चा माँ के पास रहेगा, लेकिन अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो फिर उसके बाद बसड़ फैल सकती है, फिर आप अपना क्लेम रखोगे। क्यों भाई, जब इसकी दूसरी, और प्रोविजंस हैं भैया, कानून के हैं तो हैं, तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि तुम आदमी बिल्कुल ही हेल्पलेस है, मैन इज नॉट हेल्पलेस। हाँ, कानून में कुछ चीजें हैं जो कि फीमेल के फेवर की हैं, बट अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। इसलिए मैं तो आपको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि यार ये तो रखना चाहिए। एनीवे, एक बार और लिखते हैं। क्या क्या कह रहा था मैं? इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लिया ना। अब लिखो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, क्योंकि सेल देखो दो काम करता है, एक तो डिस्चार्ज करता है और एक चार्ज। या तो चार्ज करोगे, अब जैसे फोन है, फोन में क्या है? सेल ही तो है, बैटरी तो है।
अच्छा, बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लिखो, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब दो या उससे ज्यादा सेल अगर कनेक्ट कर दिए जाए तो वो बैटरी कहलाती है। ये वही है, एक में और झुंड में क्या फर्क है? झुंड क्या होता है? बस। तो बैटरी क्या होती है? बस ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसीलिए आप अपने इन्वर्टर वाली बैटरी में देखोगे कि उसके ऊपर बहुत सारे ढक्कन है। वो बहुत सारे ढक्कन है, उसका एक सेल होता है, एक ढक्कन एक सेल है। ठीक है, तो लिखो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट फ्लो आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मीन्स करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, then passing through external circuit, and reach back to negative terminal of cell, ठीक है, इसमें टर्मिनल पोटेंशियल कम होगी ईएमएफ से, तो इसमें लिखो इन दिस V इज लेस देन E, टर्मिनल पोटेंशियल कम होती है, यानी कि डिस्चार्जिंग में ईएमएफ ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इट हैपन बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड, अब सेल को, बैटरी को चार्ज भी तो करते हैं ना, डिस्चार्ज है तो चार्ज भी करेंगे। व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज, करंट फ्लो इनटू द सेल, सेल के अंदर करंट जा रहा है। अब पहले तो क्या हो रहा था? सेल से बाहर आ रहा था, अब करंट उसमें जा रहा है। अच्छा, करंट क्या है? क्या है? व्हाट इज करंट? बहाव। करंट क्या है? बहाव। अब देखो, चार्जिंग में क्या हो रहा है? बहाव किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है? बाहर की तरफ। समझ रहे हो? हाँ, सही पहुंच गया तू। When the cell is being charged, कॉन्सेंट्रेट कर ले बेटा। ये मुझे पता लग जाता है कि तुम लोगों की सोच कितनी, मतलब एक झोले में आ जाए बस। थोड़ा बड़ा सोचो यार जिंदगी में। When a cell is being charged by external source, current flow into the positive by the external source। अरे चार्जर, एक्सटर्नल सोर्स क्या है? चार्जर, और नहीं था क्या? करंट फ्लो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नाउ V ग्रेटर देन E, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल अब ज्यादा होगा ईएमएफ से। भाई चार्ज तभी तो होगा ना, अब बाहर का पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर वाला कम है, तभी तो ये कुछ ले पाएगा। ठीक है, हाँ, कोई चीज बाहर से अंदर कब जाएगी? करंट ही तो है ना, फ्लो ही तो है, कब जाएगी अंदर? बाहर से अंदर कब जाएगी कोई चीज? जब बाहर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, अंदर वाले का पोटेंशियल कम होगा, तभी संभव है ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मिनट यार।
अच्छा, आज शाम को 4 बजे की क्लास है। ओ, हम्म, अच्छा, अब लिखो भैया, एक मैंने कंडीशन और बताई थी नो करंट वाली। कौन सी बताई थी? नो करंट की। लिखो, ड्यूरिंग ओपन सर्किट, ड्यूरिंग ओपन सर्किट when during open circuit when no current is when no current is flowing। अब देखो, ओपन सर्किट में नो करंट फ्लो है। नो करंट का मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। करंट फ्लो, अब सेल को जब चार्ज कर रहे हैं तो सेल को करंट दे रहे हैं, और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सेल से करंट आ रहा है। तो ओपन सर्किट वो कंडीशन हो गई कि ना तो सेल को करंट दे रहे ना सेल से करंट ले रहे। बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशन थी ओपन सर्किट, क्योंकि यहां पर स्विच ओपन है, खुला है एकदम। करंट की खासियत होती है ये बंद में फ्लो करता है, खुले में करंट नहीं फ्लो करता। कैपेसिटर में तो करंट डीसी फ्लो ही नहीं करता, जाएगा कैसे? वही बात है, वहां चार्ज स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप करता है। यहां अलग है मामला है। हाँ, ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा, तो सर्किट हो गया ओपन, खुला सर्किट। करंट जीरो, करंट जीरो हो गया, सर्किट खुला हो गया, तो क्या होगा? ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, वी बराबर ई, वी बराबर ई। ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल को कौन कौन इफेक्ट करता है? लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, internal resistance of cell, larger the internal resistance, larger will be potential drop, larger the internal resistance, larger will be the potential drop। ठीक है। thus a low terminal potential is achieved, thus a low terminal potential is achieved। सही है। thus a low terminal potential is achieved, तो लो टर्मिनल पोटेंशियल अचीव होगा। ठीक है। अच्छा, ज्यादा देर तक अगर करंट लोगे तो क्या होगा? टर्मिनल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, हाँ, इसीलिए आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भाई ये हो गए तुम्हारे सेल के फंडामेंटल्स। ठीक है। ओहो सर, आज क्लास नहीं ले पाएंगे, प्लीज आज ऑफ कर दो। मत लो, कल मैं नहीं ले पाऊंगा। क्या जून में वैसे भी बच्चों का पढ़ने का मन होगा, सितंबर में नंबर कमाने के बाद जो लाठी चार्ज होगा, फिर तो ये हमारी दिवाली का भी दिवाला घोषित कर देंगे। अब दिमाग खराब कर देंगे, इतना पीछे पड़ जाएंगे ना ये बस। अच्छा, 12वीं वाले बालक जो होते हैं ना अभी, अच्छा ये जो 12th के स्टूडेंट जैसे आप लोग हो, इस टाइम को वेस्ट मत करो। जो यकीन मान लो 12th में और आगे जाकर के कॉलेज लाइफ में वही बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा जो कि क्या करेगा, जो इस टाइम को यूटिलाइज करेगा। स्कोर उसका अच्छा आएगा, नॉलेज उसकी अच्छी बनेगी जो इस टाइम को यूटिलाइज करेगा। क्योंकि ना स्कूल का ड्रामा है, ठीक है, रात को गर्मी रहती है, नींद नहीं आती है, और ना सुबह जल्दी उठने का सीन है। तो इस टाइम पर अगर आप अपना खुद से भी 4-4, 5-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट के निपटा लोगे
तो आपका बहुत ज्यादा सिलेबस बहुत तेजी के साथ खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा सिलेबस बहुत तेजी के साथ खत्म हो जाएगा और बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। सही बता रहा हूं मैं, बात समझ में आ गई? तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? और देखो एक बात तुम्हें मैं बताऊं, तुम अपने माँ बाप के, देखो एक नियम होता है बेटा जिंदगी में, मनी सेविंग इज इक्वल टू मनी अर्न। सही बात कही है मैंने? मान लो तुम लड़की हो या तुम लड़का भी हो, कुछ भी हो, जेंडर कोई भी है, दोनों के माँ बाप की चिंता क्या होती है? आज तुम कितने के हो? 17 के। अगले 8 साल में 25 के, 25 के इन एंड अराउंड तुम्हारी शादी की चिंता तुम्हारे माँ बाप को। तो मतलब मान लो कि अगले 7-8 साल में तुम्हारे ब्याह के कार्ड बट लेंगे, मतलब शुरू हो जाएंगे। हाँ या ना? तो तुम्हारे आज आज गोल्ड कितना रुपए है? लाख रुपए के अराउंड है, प्लस माइनस। ठीक है? अगर तुम मान लो कि गवर्नमेंट कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया, बीएससी करने गए, ठीक है ना? दुनिया तो वैसे बकेती फेंकती है कि नीट करो, जेई करो, ये करो, ये तो यार सब अपने धंधे चलाने वाली बात है, वो तो आपको बरगला रहे हैं। ठीक है? उसको तो अपना बैंक में भरना है। ठीक है? उनको तो ज्यादा से ज्यादा रिच बनना है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं यार, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करने गए, कितनी फीस है 3 साल की? 15,000 के अराउंड। हाँ, पूरे 3 साल 4-5 हजार रुपए 1 साल की फीस। दिल्ली में। हाँ, ठीक है? यही 3 साल का कोर्स तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने गए, 1 साल की फीस कितनी है? 1 लाख। तुमने कितने पैसे बचाए? 3 तोला सोना। वो तो आज की डेट है, आज से 8 साल बाद वो 3 तोले जो आज खरीदोगे वो कितने कितने का बनेगा? कम से कम 1 लाख डेढ़ पौने 2 लाख मान लो। कितना पैसा बचाया तुमने? तुमने अपने माँ बाप की किडनी बचा ली बेटे, क्योंकि जो भूखा मर के तुम्हारा बाप पैसा कमाने की सोचेगा ना, वो पैसा बचाओगे तुम अपनी मेहनत से। इसको बोलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ औलाद फॉर द बाप। ठीक है? अब एक लड़की है, मान लो, मैं उदाहरण दे रहा हूं तुम लोगों को, तुम अपने आसपास देखते होगे यार, उसको भी एक बाप एक लड़की को पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल में, हर महीने हर साल का लाख रुपए खर्चा। ठीक है? अब उसने वो पढ़ लिया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद वो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाया, अब वो पहुंच गई किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में। साल का कितना खर्चा है? 2 लाख रुपए। अगर बीटेक करने जाओ तो पूछो क्यों? 1.5 लाख के राउंड फीस है, 50,000 हॉस्टल के हैं। कितना खर्चा बन गया? 4 साल का 8 लाख हो गया। इससे जिंदगी पूरी होगी? मोबाइल का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, आज वेकेशन पे टूर पे जाना है, आज ये रिपोर्ट, आज वो रिपोर्ट, आज ये दिक्कत वो दिक्कत, डेटिंग रह गई अलग, ओयो का खर्चा रह गया अलग। सही बात है भाई। और जब तक दारू पीने लग जाओगे उसका खर्चा अलग, सिगरेट पियोगे उसका, सुट्टे का खर्चा अलग, वो कहां से आएंगे? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सारे ऐसा करोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि यार किसी को अगर नहीं यकीन है, मेरी बात झूठी लगती है, एक बार चले जाओ ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में, जाके देख लो, वहां पर लड़कियां सुट्टे मार रही हैं यार, 18-19 साल की हैं, पहन के इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी स्कर्ट और यूं करके, और उनका मतलब, अरे मैंने कहा यार क्या बन गई तू? अब यार सोच के देखो, उसका बाप उसके ऊपर कितना खर्च कर रहा है? 10 लाख रुपए। कितने खर्च कर रहा है? 10 लाख रुपए। अगर वही लड़की 12वीं क्लास में पढ़ ले और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले तो 10 तोले सोना उसके ब्याह का तैयार। ये मैं एक मिडिल क्लास थॉट बता रहा हूं, जो कोई टीचर बात ही नहीं करता बच्चों से, कोई नहीं बताता ना, तो इनडायरेक्टली यू हेल्प योर पेरेंट्स।
टू सेव देम मोर मनी फॉर योर लाइफ। अब लड़का है, तुमने अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो 10 लाख बचा लिए, 12 लाख रुपए बचा लिए। अरे 10-12 लाख में तुम्हारे लिए अगर वो कहीं जमीन खरीद के देंगे तुम्हें, 10-12 लाख में भाई साहब जी किसी भी दिल्ली के छोटे मोटे शहर में एक 100-150 गज का प्लॉट आ जाता है। 10 लाख को तुम क्या समझ रहे हो? समझे? तो अगर वो प्लॉट तुम्हारे लिए आज खरीद के अगर वो डाल देंगे तो आज से 15 साल बाद उसकी कीमत देखो, जब तुम 28-30 साल के होगे। यू हैव वन प्रॉपर्टी जो तुमने खरीदनी नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज के तुम 12th में बढ़िया तरीके से पढ़ लिए, तुम्हारे माँ बाप ने वो पैसा बचा लिया, तुम्हारे लिए एक प्लॉट लेके डाल दिया और वो बन गया, पता भी नहीं लगा। अरे कल को तुम्हारे बाप बेटे के जूत बच जाए, कम से कम उसमें जाकर के रह तो लोगे। आईआईटी से नीट से जिंदगी ना कटती बेटा, जिंदगी कटती है यहां से। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना? आईआईटी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं। देखो मैं अकेला एक ऐसा टीचर हूं जो ऑनलाइन ये कहता है आईआईटी को तो मैं वाहियात तो मानता हूं, क्योंकि उनका दिमाग ये अजीब चल रहा होता है। किसी आईआईटी को देखो, एक तो उसका मुंह 7वें आसमान में होता है ना? हाँ, इंसानियत उनकी जीरो होती है और मार्केटिंग में और उसमें मॉनेटरी उसमें फंस जाते हैं। मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, एक आधा कुछ ह्यूमैनिटेरियन पे, ऐसी बात नहीं है कि सारे खराब होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आईआईटीएंस को मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में है जो जिन्होंने आईआईटी की है। देखो मैं आईआईटी की विरोध करता हूं, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रिलेशन के ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईआईटी की है एंड दे आर सर्विंग इंडियन गवर्नमेंट इन ए वेरी गुड मैनर एंड दे आर वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। बट ऐसे परसेंटेज कम है। वो कहते हैं, मतलब वैसे ही लोगों का इनपुट है, बोला यार ये आईआईटी कुछ ना है, बोला फालतू के ड्रामे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे आईआईटीएंस को जानता हूं जो ये कहते हैं कुछ है ही नहीं, फालतू की बकैती है। बोला लाइफ इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड दिस इज द ट्रुथ। तो आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने करे सेल के सारे बेसिक्स, लग गया हमारा 1.25 घंटे से ज्यादा का समय, चर्चाएं काफी सारी हो गई। अगली क्लास में इसकी सारी डेरिवेशन निपटा दूंगा। आज की क्लास में देखो मैंने तुम्हें बताया सेल क्या होता है, ईएमएफ का टर्मिनल का तुम्हारा कॉन्सेप्ट दूर कर दिया, और फिर मैंने बता दिया कि सेल को चार्ज भी करना है, डिस्चार्ज भी करना पड़ता है। और फिर मैंने बताया कि भैया जब चार्ज होगा तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगी तो करंट किधर जाएगा, और जब ओपन सर्किट होगा, जब आप उसको यूज नहीं कर रहे तो क्या होगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लैरिटी मिल गई कि नहीं मिल गई? तो इस तरीके से हम लोग जो है सेल के पूरे फंडामेंटल्स को हम समझ पाए, और हमें पता लगा कि सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया है, बाकी की बातचीत करेंगे अगले उसमें। अब मैथमेटिकल और ग्राफिकल एनालिसिस लगे, कल सेल खत्म। ठीक है, एंजॉय, गुड बाय। तो